नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। 83 वर्षीय वृद्धा पार्वती जी को लगा कि उनकी गोद ली हुई बेटी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने ले जा रही है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पिछले कुछ महीनों में उनका शरीर जैसे अपने ही ढंग से चलने लगा था, धीमा, जिद्दी और अनिश्चित। सुबह उठते ही गठिया उनकी उंगलियों को जकड़ लेती थी। बरामदे के 3 सीढ़ियाँ अब पहले से कहीं ऊंची लगती थी, और उस सर्दी में 2 बार ऐसा हुआ था कि वह रसोई में चढ़ा हुआ दाल या दूध भूल गई, जब तक कि जली हुई गंध उसे फिर से वर्तमान में वापस नहीं ले आई। वह भोली नहीं थी। उम्र घर में अपना हिस्सा मांगने से पहले जो छोटे छोटे संकेत देती है, उन्हें पढ़ना वह जानती थी। फिर भी कोई तैयारी उस क्षण के लिए काफ़ी नहीं होती जब आपको लगता है कि अब आप अपनी ही जिंदगी में मेहमान बनने वाली हैं। नेहा कई हफ्तों से कह रही थी कि घर में थोड़ी जगह बनानी चाहिए। उसी बहाने वे दोनों मिलकर अलमारी, पुराने संदूक, अटारी के बक्से और ड्रेसिंग टेबल की दरांजें खंगालती रहीं। पार्वती जी ने उन साड़ियों को विदा किया जिन्हें वह अब शायद कभी नहीं पहनती, उस चीनी मिट्टी के चाय सेट को जिसे वह मेहमानों के लिए बचाकर रखती रहीं, जबकि मेहमान अब बहुत कम आते थे। बागवानी के पुराने औजार और शर्मा जी की कमीजें भी, जिनमें उन्हें अब भी कभी कभी अपने पति की गंध महसूस होती थी, या शायद वह ऐसा मान लेना चाहती थी। हर चीज जो घर से निकलती, उन्हें ऐसा लगता जैसे दिल से कोई छोटा सा टुकड़ा शालीनता से हमेशा के लिए अलग हो गया हो। और अब वह कार की बाईं सीट पर बैठी थी, अपनी गली को पीछे छूटते हुए देख रही थी, लेकिन वह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। बहुत दूर जाना है? उन्होंने आखिर पूछा। आवाज में जितनी शांति थी, उनके भीतर उसका आधा भी नहीं था। नेहा ने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। ज्यादा नहीं। इतना छोटा जवाब भी किसी साफ ना से ज्यादा भारी लगा। पार्वती जी ने चेहरा खिड़की की ओर मोड़ लिया। कार उस बेकरी के सामने से गुजरी जहां से बरसों तक हर शनिवार सुबह ब्रेड और बन लेकर आती रही थी। फिर उस पार्क के पास से जहां 8 साल की नेहा 2 टेढ़ी चोटियों के साथ झूले से उतरने से इनकार कर देती थी। आगे वह पुराना सामुदायिक हॉल आया जहां शर्मा जी के जाने के बाद श्रद्धांजलि सभा हुई थी, और फिर 10 साल बाद उसी जगह उन्होंने नेहा को नर्सिंग की डिग्री लेते देखा था। आंखों में ऐसा मौन गर्व लिए जो लगभग दर्द की तरह चुभता था। उन्होंने खुद को धीरे धीरे सांस लेने के लिए मजबूर किया। वह रोना नहीं चाहती थी, वह नेहा पर यह बोझ भी नहीं डालना चाहती थी। आखिर उन्होंने खुद से कहा, उन्हें कोई हक नहीं था कि वह छोड़े गए बच्चे की तरह व्यवहार करे। नेहा ने उनका खूब ख्याल रखा था। हर दिन फोन करती थी। जब हाथों में दर्द बढ़ जाता तो खाना बनाकर रख जाती थी। पिछले कई महीनों से वह हर सप्ताहांत 2 घंटे का सफ़र तय करके आती रही थी। कहीं पाइप टपक रहा हो तो ठीक करने, दवाइयाँ संभालने, कागजों को क्रम में लगाने और उसे बड़ी धैर्यपूर्ण आवाज़ में समझाने के लिए कि अब अकेले रहना सुरक्षित नहीं रहा। सब कुछ ठीक ही तो था, सब कुछ समझदारी की बात थी, बस इससे दर्द कम नहीं होता था। कार अब परिचित गलियों से निकलकर पेड़ों से घिरी हुई एक चौड़ी सड़क पर आ गई थी। दिशा बदलते ही पार्वती जी का गला फिर से कस गया। कुछ किलोमीटर आगे 2 वृद्धाश्रम थे। एक का नाम उन्होंने सुना था, कहा जाता था कि वहाँ छोटा सा बगीचा है, धूप आती है, कमरे साफ हैं। दूसरे के बारे में पड़ोसन ने बताया था कि वहाँ हर समय फिनाइल और फीके सूप की मिली जुली गंध रहती है। पार्वती जी ने अपने पर्स को और कसकर पकड़ लिया। नेहा बेटी। हाँ माँ। माँ उसी सहजता से जैसे हमेशा कहा करती थी। सुनते ही भीतर कुछ टूट सा गया। नेहा कभी भावनाओं को बड़े शब्दों में कहने वालों में नहीं रही। वह मैं तुमसे प्यार करती हूँ कम कहती थी, लेकिन दिखाती बहुत थी। किशोरावस्था में उसने गर्मियों की जेब खर्च से कपड़े खरीदने की जगह छत की मरम्मत में पैसे लगाए थे।
12वीं की विदाई पार्टी छोड़कर उस रात घर पर रही थी जब पार्वती जी को तेज बुखार था। 24 साल की उम्र में जब उसने अपनी पहली नौकरी के कागज भरे थे तो आपातकालीन संपर्क में उसने लिखा था पार्वती शर्मा माँ। फिर भी डर को सबूतों से कोई मतलब नहीं होता। मैं बस पार्वती जी ने होठ भींच लिए। बस यह उम्मीद कर रही हूँ कि तुमने ऐसी जगह चुनी हो जहाँ खिड़की ठीक ठाक हो। नेहा ने पहले तो उसे समझा ही नहीं, फिर अचानक समझ गई। उसका चेहरा एकदम बदल गया। आपको लग रहा है मैं आपको वृद्धाश्रम ले जा रही हूँ? पार्वती जी चाहती तो हंसकर बात टाल सकती थी, कोई हल्की फुल्की बात कह सकती थी, पर 83 साल की उम्र तक आते आते आदमी में सुकून देने वाले झूठ बोलने की ताकत कम हो जाती है। मैंने सोचा शायद वही बेहतर होगा, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनना चाहती थी। नेहा के होठों से टूटी हुई सांस निकली, आधी हंसी आधा सिसकना। अरे मेरी भोली माँ, उसने बिना कुछ और कहे अपना एक हाथ बढ़ाया और पार्वती जी के पर्स पर रखे उसके हाथ को थाम लिया। कुछ सेकंड तक उसी तरह पकड़े रही, मजबूती से, पुराने विश्वास की तरह। पार्वती जी के भीतर शर्म की एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी ही बेटी पर संदेह किया, लेकिन कार तुरंत नहीं रुकी। वह 4 और ब्लॉक आगे गई, फिर दाईं ओर मुड़ी, पुराने मकानों वाली एक शांत सड़क पार की और एक छोटी सी लेन में प्रवेश कर गई, जिसके दोनों ओर कटी छटी झाड़ियाँ और गेंदा बोगनवेलिया के पौधे लगे हुए थे। सड़क के आखिर में एक सफ़ेद 2 मंजिला घर खड़ा था। चौड़ा बरामदा, नए लगाए गए फूलों की क्यारियाँ, दरवाजे के पास एक बड़ा नीम का पेड़। वह किसी संस्था की बिल्डिंग नहीं थी, न कोई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, न कोई देखरेख केंद्र। वह बस एक घर था, एक बहुत सुंदर घर। कार उसके सामने आकर रुक गई। पार्वती जी की भौहें सिकुड़ गई। बरामदे पर लोग खड़े थे। 2 बच्चियां हाथ में गुब्बारे लिए हुए, रेलिंग से टिक कर खड़ा एक लंबा आदमी, एक युवती ट्रे पकड़े और मुख्य दरवाजे के ऊपर लकड़ी की एक पट्टिका हवा में हल्के हल्के हिल रही थी। नेहा ने इंजन बंद किया। चलिए मेरे साथ उतरिए। पार्वती जी वहीं जमी रहीं। यह घर किसका है? नेहा मुस्कुराई। सुबह से पहली बार उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, सिर्फ चमकती हुई नर्वस खुशी, वैसी जैसी किसी बच्चे के चेहरे पर होती है जब वह कोई बड़ा राज खोलने वाला हो। आपका, उसने कहा। मतलब हमारा? पार्वती जी ने उसे देखा, जैसे शायद उसने ठीक से सुना नहीं। मैं समझी नहीं। नेहा कार से उतरी, दूसरी तरफ आकर बहुत सावधानी से यात्री दरवाजा खोला, फिर नीचे झुककर माँ की आंखों के बराबर आ गई। 7 महीने पहले मुझे यह घर बिक्री पर दिखा। इसे बहुत मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिससे मुझे हमारे पुराने घर की याद दिला दी। यह बरामदा, यह नीम का पेड़, बड़ी रसोई। मैंने राकेश से बात की, हमने शहर वाला फ्लैट बेच दिया, अपनी जमा पूंजी लगाई, बैंक से लोन लिया और हर सप्ताहांत यहाँ आकर सबके साथ मिलकर इसे ठीक किया। उसने बरामदे की ओर इशारा किया। लंबा आदमी मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा। बच्चियाँ अब और राज नहीं छिपा पा रही थी, वे लगभग उछल रही थी। मैं आपको किसी अनजानी जगह नहीं ले जाना चाहती थी, नेहा ने कहा। मैं आपको घर लाना चाहती थी, ऐसी जगह जहाँ आप अकेली ना हो, लेकिन फिर भी अपनी तरह रह सके। पार्वती जी की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। तुमने अपना फ्लैट बेच दिया? नेहा ने सिर हिलाया। मैं भी यहीं आ गई हूँ। राकेश और बच्चियाँ 1 हफ्ते से यहीं हैं। पीछे वाला हिस्सा हमारा है। नीचे का कमरा जो छोटे बगीचे की तरफ खुलता है वह आपका है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। बाथरूम में सपोर्ट रॉड लग गई है। आपकी नीली आराम कुर्सी खिड़की के पास रख दी है। हाँ, मैं उसे आपके मना करने से पहले ही उठा लाई थी। और आपके लिए किताबों की शेल्फ भी बनवाई है। बड़ी रसोई हम सब की है।
हालांकि मैंने सबको पहले ही बता दिया कि वहाँ असली हुकूमत आपकी चलेगी। पार्वती जी ने मुंह खोला बंद किया, जैसे वह अचानक अपनी ही भाषा भूल गई हो। लेकिन मेरा घर मैंने बेचा नहीं, नेहा ने तुरंत कहा। 1 साल के लिए किराए पर दिया है। बहुत अच्छे दंपत्ति हैं, बगीचे का भी ध्यान रखेंगे। जब चाहे आप चलकर देख सकती हैं। और अगर कुछ महीने बाद आपको लगे कि मैंने आपको बिना बताए फंसा लिया, तो हम बैठकर फिर से सोचेंगे। कुछ भी बंद नहीं है माँ, कोई दरवाजा आप पर बंद नहीं किया गया है। यहाँ से पार्वती जी रोने लगी। धीरे नहीं, संभल कर नहीं। उनके कंधे कांप रहे थे। एक हाथ मुंह पर चला गया था, जैसे वह उन्हें न थामे तो पिछले कई हफ्तों का सारा डर एक साथ बाहर निकल पड़ेगा। सोचा था वह उन रातों के लिए रो रही थी जब उसने सोचा था कि अब प्रेम की जगह व्यवस्था ले लेगी। वह अपनी शर्म के लिए रो रही थी कि उसने मान लिया था जब उसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत थी, तब शायद वही प्यार खत्म हो गया होगा। वह शर्मा जी के लिए भी रो रही थी, जो वहां नहीं थे, यह देखने के लिए कि वह 7 साल की सहमी हुई बच्ची, जो एक दिन प्लास्टिक की थैली और 2 जोड़ी मोजे लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी थी, कैसी स्त्री बन गई है। नेहा ने उसे बहुत धीरे से बाहों में लिया, जैसे तब लिया था जब उसे बुखार होता था, जैसे किशोर उम्र में लिया था, जब वह दिल टूटने पर दिखावा करती थी कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, जैसे वही बेटी जिसे यह कभी नहीं भूला कि उसे सबसे पहले किसने थामा था। मुझे माफ कर दो, पार्वती जी ने आंसुओं के बीच कहा। मैंने सबसे बुरा सोच लिया, मुझे पता है। नेहा ने उसकी कनपटी चूमते हुए कहा, और गलती मेरी भी है। मैं बहुत चुप रही। मैं इसे सरप्राइज बनाना चाहती थी, बस यह नहीं सोचा कि आपको डरा भी सकती हूँ। उस समय बच्चियां बरामदे में भागती हुई नीचे आ गईं। नानी आइए ना, मैं आपको कमरा दिखाऊं, 10 साल की रिया ने उत्साह से पुकारा। और बगीचा भी, छोटी पारुल ने धीरे से उनकी शॉल पकड़ते हुए कहा। तभी राकेश भी पास आ गया। वह हमेशा से उन लोगों में रहा था जो कम बोलते हैं, लेकिन जरूरत के समय सबसे पहले सामने मिलते हैं। उसने झुककर पार्वती जी के पैरों को छूकर आशीर्वाद दिया। वापसी पर स्वागत है माँ, उसने शांत स्वर में कहा। आशा है इस अपहरण में साथ देने के लिए आप मुझे माफ कर देंगी। पार्वती जी के मुंह से भीगी हुई आत्मविश्वासी सी हंसी निकल पड़ी। यह रसोई पर निर्भर करेगा, राकेश ने गंभीर चेहरा बनाया। मुझे यही डर था। सबने मिलकर उन्हें कार से बाहर उतारा। नेहा ने छोटा सूटकेस उठा लिया, रिया ने उनकी एक हथेली पकड़ ली, और इस तरह लगभग बिना जाने पार्वती जी बरामदे की सीढ़ियां चढ़ गईं, जैसे वह किसी दरवाजे से नहीं, डर और शांति के बीच एक सीमा पार कर रही हों। अंदर घर में ताजी रोटी, पॉलिश की गई लकड़ी और नए रंग की मिली जुली खुशबू थी। प्रवेश द्वार पर रखी मेज पर कई फ्रेम लगे थे। एक में शर्मा जी ने अपने कंधों पर छोटी नेहा को बिठाया हुआ था, एक में पार्वती जी अपनी बेटी की नर्सिंग डिग्री पकड़कर मुस्कुरा रही थी। एक हॉल की तस्वीर थी जिसमें दोनों नातिनें क्रिसमस खेले मेले से खरीदी हुई मजाकिया हिरन टोपी पहनकर उन्हें गले लगा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसी जगह आएं जो आपकी ना लगे, नेहा ने कहा जब उसने माँ को तस्वीरों को देखते हुए पाया। इसलिए पुराने घर से बहुत सी चीजें यहाँ ले आई, जितना ला सकती थी उतना, बिना आपको शक हुए। वे गलियारे से होती हुई आखिरी कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुला तो भीतर एक छोटा उजला कमरा था। बड़ी सी खाट, हाथ से सिला हुआ रंगीन बिस्तर, खिड़की के पास वही नीली आराम कुर्सी, नीचे तक की अलमारियां जिनमें उसकी किताबें करीने से लगी थी, और ड्रेसर पर वही मिट्टी का लैंप जो शर्मा जी ने सालों पहले मेले की लॉटरी में जीता था और जिसे पार्वती जी हमेशा थोड़ी बाईं ओर टेढ़ा करके रखती थी। पार्वती जी ने अनायास अपने हाथ सीने पर रख लिया। मैं सिलाई का डिब्बा भी लाई हूँ, नेहा ने थोड़ी झेप हुई आवाज में कहा, जैसे इतने सारे बारीक इंतजाम का जिक्र करते हुए
उसे संकोच हो रहा हो। झील वाली पेंटिंग भी और आपका इतवार वाला चाय सेट भी। हालांकि राकेश का कहना है कि वह किसी संग्रहालय की चीज लगता है, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि इस मामले में उसकी राय गिनी नहीं जाएगी। पार्वती जी धीरे धीरे खिड़की तक चली। बाहर छोटा सा बगीचा था, हल्के पत्थरों से घिरा हुआ। 2 नई गुलाब की झाड़ियाँ, नीम के नीचे एक लकड़ी की बेंच। उस बेंच पर एक छोटी सी पट्टिका लगी हुई थी। वह कांच के इतने पास गई कि उस पर लिखे शब्द पढ़ सके। पार्वती जी के नाम, जिन्होंने हमें सिखाया कि घर दीवारों से नहीं धैर्य से बनता है। उसके पास अब आंसू लगभग नहीं बचे थे, फिर भी एक नई लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। नेहा, तुमने यह सब क्यों किया? उनकी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर वह परिचित मिश्रण, गहरा प्रेम और उसे बोलते हुए महसूस होने वाली हल्की झिझक जो उसमें बचपन से था। क्योंकि जब मैं 7 साल की उम्र में आपके घर पर आई थी, उसने आखिर कहा, मुझे लगा था कि मैं बस कुछ दिन के लिए आई हूँ। मुझे लगता था अगर मैं बहुत अच्छे से रहूँगी, बहुत कम जगह घेरूँगी, किसी को तकलीफ नहीं दूँगी, तो शायद मुझे थोड़ा और रहने दिया जाएगा। आप पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उधार की हूँ, एक बार भी नहीं। और अब जब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपको किसी साफ सुथरी आरामदायक जगह भेजकर यह नहीं कह सकती थी कि बाकी सब लोग संभाल लेंगे। मैं आपको बस उसका थोड़ा सा हिस्सा लौटाना चाहती थी, वही भरोसा, वही यकीन। पार्वती जी बहुत देर तक उसे देखती रहीं। उन्हें उस बच्ची की आंखें दिखी जो हमेशा कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिखती थी। वह किशोरी दिखी जो दुखी होने पर दरवाज़ा पटकती थी। वह थकी हुई जवान औरत दिखी जो अस्पताल में डबल शिफ्ट करके लौटती थी। और अब यह माँ जिसके पास 2 बच्चियाँ हैं, होम लोन है, आंखों के नीचे नींद की कमी की हल्की सूजन है, फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी को नए सिरे से इस तरह सजाया कि उसकी माँ अकेली बूढ़ी ना हो। पार्वती जी ने अपनी बाहें खोल दी। नेहा आगे बढ़ी और उनमें समा गई। तुम कभी उधार की नहीं थी, पार्वती जी ने फुसफुसा कर कहा। पहले ही दिन से तुम मेरी थी और आप अब भी मेरी माँ हैं, नेहा ने जवाब दिया। अब उसकी अपनी आवाज़ भी भीग चुकी थी। उस रात सबने बड़ी रसोई में साथ खाना खाया। गरम सूप था, ताज़ी रोटियां थी, 2 तरह की मिठाइयाँ थी, क्योंकि बच्चियां इस बात पर राजी नहीं हो पाई थी कि जश्न में कौन सी बने। और एक बोतल अंगूरी पेय की थी जिसे राकेश ने यह कहकर खोला था कि घर की शांति का उद्घाटन होना चाहिए। खाने के बाद पार्वती जी चुपचाप बैठी घर की हलचल देखती रही। रिया और पारुल अगले दिन बगीचा पहले कौन दिखाएगा, इस बात पर बहस कर रही थी। नेहा बर्तन समेटते हुए वैसे ही सहज दिख रही थी जैसे वह इस घर में सालों से रहती हो। राकेश गिलास पोंछ रहा था। खाने की मेज के ऊपर लगा पीला लैंप पूरे कमरे पर एक नरम अपनापन भरी रोशनी बिखेर रहा था। अब उसे समझ आया कि यह उसकी स्वतंत्रता का अंत नहीं था, यह जुड़ाव का एक नया रूप था। रात को अपने कमरे में लौटकर उसने सबसे छोटा सा सूटकेस बिस्तर पर खोला। उसमें रखे फोटो एल्बम निकाले, अपनी शादी की अंगूठी, 2 किताबें और पुराना ऊनी दुपट्टा। सबसे नीचे एक तस्वीर थी जिसे उसे याद नहीं था और उसने रखी भी थी। 7 साल की नेहा पुराने घर के बगीचे में दोनों हाथों से बहुत बड़ा पानी का कैन पकड़े हुए और फ्रेम के बाहर खड़ी पार्वती जी की ओर उसी गंभीर चौकन्नी नज़र से देख रही थी, जैसे वह तभी से सीख रही हो कि जिसे प्रेम करते हैं उसकी देखभाल कैसे की जाती है। पार्वती जी मुस्कुराई, फिर उन्होंने वह तस्वीर पलंग के पास वाली मेज पर रख दी, बत्ती बुझा दी और घर की आवाज़ें सुनने लगी। हल्के कदमों की आहट, गलियारे में धीरे धीरे खोती किसी बच्ची की हंसी, एक दरवाजे का बहुत नरमी से बंद होना, जीवन की आवाज़ें, घर की आवाज़ें।
और कई महीनों में पहली बार उन्हें बिना डर के नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।